नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th का गोधौली भाग 2 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए कराते पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पर है गोधौली गढ़खंड, जो पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। ठीक, तो पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ विधा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ विधा क्या है, तो आप लोग याद रखें वह निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इनकी श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन है, भीमराव अम्बेडकर। कौन? भीमराव अम्बेडकर। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू हुआ था। मध्य प्रदेश के महू हुआ था, आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश के महू हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो किस परिवार, तो आप लोग याद रखिएगा किस दलित परिवार में, किसमें दलित परिवार में हुआ था। देखिए छठा प्रश्न देखिए, मानव मुक्ति के पौधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के पौधा किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। देखिए सातवां क्वेश्चन देखिए, किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क। तो देखिए सातवां प्रश्न, किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और वहां से लंदन गए थे। न्यूयॉर्क और वहां से कहाँ गए थे, लंदन गए। किसके प्रोत्साहन पर, आप लोग याद रखें बरोधा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। बरोधा नरेश के प्रोत्साहन पर भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क और वहाँ से लंदन गए थे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते कहा रहा कि 8वां कह रहा कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे। तो भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे, तो आप लोग याद रखिए बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। देखिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान निर्माण में किसका अहम भूमिका थी। किसका अहम भूमिका थी, तो आप लोग याद रखिएगा किसका अहम भूमिका थी, तो भीमराव अम्बेडकर की। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देख रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी। तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी, आप लोग याद रखिएगा दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। आप लोग याद रखिएगा दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। ठीक, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखें कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। कौन है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक जो है कौन है, आप लोग याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर है। कौन, भीमराव अम्बेडकर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भीमराव कम्युनिज्म। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन करें कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। देखिए भीमराव अम्बेडकर सब इसका सब क्या है कि हु आर द किनकी रचना, भीमराव अम्बेडकर के। कौन, भीमराव अम्बेडकर की है। द अनटचेबल किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की है। ठीक, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की है। ठीक, भीमराव अम्बेडकर। द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमन किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की है। और द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की है। ठीक, देखिए थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की है। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट भी किसका है, भीमराव अम्बेडकर का ही। किसका है, भीमराव अम्बेडकर का ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वांग में कितने खंडों में प्रकाशित हुए थे। आप लोग याद रखें कितने खंडों में, 21 खंडों में प्रकाशित हुए थे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषा से लिया गया था। आप लोग याद रखें एनहिलेशन ऑफ कास्ट से। किसे, एनहिलेशन ऑफ कास्ट से।
देखिए 16 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदू रूपांतरण किसने किया था। तो हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा किसने किया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ने किया था, ललही सिंह यादव ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या था, आप लोग याद रखिएगा जाति प्रथा। क्या है जाति प्रथा? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आप लोग याद रखिए रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। तो आप लोग याद रखिए किसने कहा था, तो वह भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो आप लोग याद रखिए जाति प्रथा है। क्या जाति प्रथा? अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आवश्यक क्यों मानता है, तो आप लोग याद कार्यकुशलता के लिए मानते हैं। ठीक, देखिए 21 नंबर तो हो गया है। अब 22 नंबर क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। ठीक, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारे होनी चाहिए। तो आप लोग याद रखिए कैसे होनी चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए। चलिए अब हम सब्जेक्ट की क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला सब्जेक्ट की क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप को लिखें। तो लेखक किस विडंबना का बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप लिखें। और दूसरा क्वेश्चन पूरा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक, और तीसरा में पूछा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक किस प्रमुख आपदाएं क्या है, आपको आपदाएं लिखना होगा। देखिए चौथा में देखिए जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो क्यों नहीं कही जा सकती है। 5वां नंबर को है कि जाति प्रथा बेरोजगारी को एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है, तो अब ये लिखना होगा। चलिए 6वां नंबर का लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो लेखक जो है गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानती है, आप लोगों को लिखना है। और 7वां क्वेश्चन करें कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है, ये आपको लिखना। 8वां क्वेश्चन देखिए 8वां में कहा है कि संचय लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है, ये आपको लिखना है। ठीक, तो चलिए एक एक करके आप सभी को हम उत्तर देते हैं। ठीक, आप लोगों को। ठीक, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर। ठीक ना, पहले मैं क्या कह रहा था कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आज के इस आधुनिक युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यही विडंबना की बात है। और जातिवाद के पोषक तत्वों को कहना है कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या है, आवश्यक है। तो अपना आप लोग उत्तर दे देता है, आपका दिमाग आपको फिक्स है। ठीक ना, देखिए तो ये आपको उत्तर देना है पहला क्वेश्चन का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। और कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का क्या है, दूसरा रूप है। और इसलिए इसमें क्या है, कोई बुराई नहीं है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर फिर क्या पूछा था, देखिए इसका क्या पूछा था। तो देखिए कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। आप लोग याद रखिएगा जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या करती है, लोगों का भी विभाजन भी करती है। और श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है, आवश्यकता है। ठीक, और परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का सही विभाजन क्या है, नहीं है। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन का उत्तर ऐसे आप लोग दे देते, आप लोग का पक्का 2 नंबर।
ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, तो आप लोग याद रखें क्योंकि कार्य पूछ करने हम क्या करते हैं, कार्य पूछ कर नहीं बल्कि पूर्वजों के अनुसार क्या जाता है, कार्य थोपा जाता है। क्या किया जाता है, कार्य थोपा जाता है। इसलिए जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा। ठीक, VVI कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ सकता है। ठीक ना, तो क्या कह रहा है, तो देखिए तो कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। तो आप लोग याद रखें भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने नहीं देती है, कोई भी ऐसा कार्य चुनने नहीं देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो, तो लोग अपने पूर्वजों के अनुसार ही कार्य चुनते हैं। लोग अपने पूर्वजों के अनुसार क्या करते हैं, कार्य चुनते हैं। जिस कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर इसमें कह रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। तो आपको बढ़िया से भाषा में लिख देना है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसे, जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को क्या करता है, स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। पहला 7वां क्वेश्चन देखिएगा कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे क्या है, प्रमुख है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। लेखक ने किस विशेषताओं का आवश्यक माना। तो आप लोग याद रखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे का आवश्यक माना है। ठीक, तो आप लोग